हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही रोचक घटना है। मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि ऐसा भी कभी होता है। स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सीए वाले, अगर आपको पता हो, जैन 21 का जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो जैन 21 के रिज़ल्ट में इंस्टीट्यूट से इस बार दो नाम आए थे, ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 2। भ्रमर जैन फ्रॉम रायपुर एंड वैभव हरिहरन फ्रॉम डोंबिवली। सो तीसरा नाम जो हर बार आता है, इस बार नहीं आया था। तो ऐसा क्यों हुआ था कि तीसरा नाम क्यों नहीं आया फाइनल में? हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये तीसरा नाम क्यों नहीं आया। चौथा से रैंक आया, फिर रैंक लिस्ट अगर आप खोजने जाओगे, हालांकि इंस्टीट्यूट से कोई ऑल इंडिया रैंक लिस्ट टोटल नहीं आता जैसे कि सीएमए का आता है, वैसे सीए का टोटल एक सिंगल लिस्ट नहीं आता, बट चौथा रैंक से आपको सब कोई मिल जाएगा। तो मसला ये है कि आखिर ये तीसरा रैंक गया कहाँ, कहाँ गायब हो गया ये तीसरा रैंक? न इंस्टीट्यूट के रिलीज़ में आया और ना ही कहीं पर भी दिखाई दिया। रैंक 4 से चालू हुआ, 3 गायब कहाँ हुआ? हम सब ने रिज़ल्ट के होड़ में इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। और सौगात देखिए कि आज हमारे पास ये पूरा मैटर जब सामने आया तो हमने समझा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से समझें। मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक्चुअली ये तीसरे रैंक से आज। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो प्रेस रिलीज़ आया था, उसमें जैन 21 का रिज़ल्ट में भ्रमर जैन, वैभव हरिहरन आपको दिखाया गया है। तीसरा मिसिंग है। तो तीसरा है निकिता बांटिया। शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम कोलकाता and she has secured 594 upon 800. So why this was not revealed actually by institute is because of some technical glitch, because of some reasons her results were not published in the website, in the press release. But now when she has got the marks, we realize that उनका मार्क्स इतना आया है कि वो ऑल इंडिया रैंक 3rd है। तो सोचो कि जो इतना मेहनत करता है और फिर जो एक पोजीशन ऑल इंडिया का क्या मैटर करता है आप सब जानते हैं, उसका फिर पोजीशन आकर भी अगर पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं होता है तो क्या बीतता है ये समझ ही नहीं आता है। कुछ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, कहाँ रह गए? तो ये सारे अनुभव को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं निकिता बांटिया जी के साथ ही, और शी इज़ विथ मी हियर and we will be discussing the situation, the mindset, how to accept this, how to become normal during this situation, and again, of course, her strategies for scoring such good marks for CA examination. All right, so Nikita is here with us. She is Nikita. She is doing her articleship in Big Four, and she has worked very hard to achieve this, and you know it's very disappointing, मतलब कि मेहनत किया और फिर हमारा रैंक लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया और हम रैंक के मार्क्स भी लाए। तो ऐसा भी हो जाता है, चलो ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। खैर, सो निकिता विल now share her emotions with CA result, like how was it when she received it, and of course she received the result a little late than others, but when she got the result, how was the emotion like in you and your family members? We would first like to know that. Thank you so much, sir, for providing me this opportunity. So when the results came, it came a little later than others. So
I was expecting a rank because I had a rank in IPCC, but after giving exams, everyone has this opinion about their results that, paper were not good. Somewhere I did this something and wrong in that paper. This was also my opinion. So when the results came, it was there in my mind too that I may get a rank, but at that moment it was mostly that I should at least pass, and I want to see those two words CA as a prefix before my name. So when I saw my marks, I was really happy to see that these are the both groups I have passed, and getting All India rank third was the cherry on the top of the cake. बाय द वे ऑल इंडिया रैंक थर्ड इनका आया, ये इनको नहीं पता चला, ये हम जैसे लोगों ने इनको बताया है बाय एनालाइजिंग कि देखो तुम्हारा जो मार्क्स है वो 2 और 4 के बीच में है। तो इंस्टीट्यूट ने तो ऑफिशियली अभी तक नहीं घोषित किया है, शायद करे या ना करे, टेक्निकल ग्लिच था, जो भी था, क्या ग्लिच था वो हमें नहीं पता। बट जैसे अब मार्क्स 2 और 4 के बीच में, तो अपने आप इम्प्लाइड हो गया ना कि थर्ड हो गया। सो जैसे कि आप देख रहे वैभव जी का मार्क्स था 601, और इसके बाद जो रैंक 4 था उनका क्या मार्क्स था? 587 अप्रॉक्स। ये जैसे लिंक्डइन वगैरह में जो स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं या फिर फेसबुक वगैरह में पोस्ट करते हैं, वहाँ से हमें देख के पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 4 का भी कुछ 587 अप्रॉक्स मार्क्स है। सो इनका अकॉर्डिंगली 594 का मार्क्स को हमने अभी घोषित कर दिया कि यही ऑल इंडिया रैंक थर्ड है। जो मिस्ट्री है हमने रिजॉल्व कर दिया है। सो लेट अस वेट फ्रॉम ऑफिशियल अनाउंसमेंट इफ़ एनी, एंड वी विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इंस्टीट्यूट वापस इसको एक्सेप्ट कर ले। सो एनीवे, ये सिचुएशन तो अपनी जगह है। अब दूसरी बात आती है कि निकिता ने जैसे कॉस्टिंग को लेकर इनिशियली जब क्लासेस ली थी तो किसी और टीचर के यहाँ क्लासेस ली थी, हमारे यहाँ पे क्लासेस नहीं ले पाई थी वो किसी कारण से, बिकॉज़ हमारे सॉफ्टवेयर में उस समय कुछ ऑफिस लैपटॉप्स में क्लास नहीं चलते थे। हम लोग मना करते थे, एक्चुअली ऑफिस लैपटॉप इनक्रिप्टेड होता था ज़्यादा, तो उसमें स्टूडेंट्स को हम लोग क्लासेस नहीं देते थे। बट उस समय इन्होंने दूसरे सर के यहाँ क्लासेस ली थी। बट उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि कॉस्टिंग सिलेबस की जब क्लासेस ली थी और एग्ज़ाम जब था, तो उसमें ये सबको पता चल चुका है कि काफ़ी कॉस्टिंग सिलेबस में चेंजेस आया था। तो वो चेंजेस से कैसे लड़ें, कैसे उस चेंजेस को अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करें, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जिन्होंने चेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट किया है और उसके लिए काम किया है, उनका मार्क्स और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जो चेंजेस को कोसते रहे हैं वो हमेशा पीछे रह गए हैं। और ये स्टूडेंट्स क्या, ये हर इंसान की ज़िंदगी के लिए भी लागू है। इवन जो कंपनियां भी चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती है और चेंजेस को कोसती रहती है, वो कंपनियां पीछे रह जाती हैं। सो जो बच्चों ने चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया और अपने प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली रीस्ट्रेटजाइज कर लिया, वो बच्चे ठीक परफॉर्म करके आगे निकल गए। सो इसलिए निकिता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंस आपने जब कॉस्टिंग पढ़ा तो आपको बहुत सारा उस समय ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चंस दिखा, उसके बाद न्यू सिलेबस के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपने कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच किया, पूरा हमें डेप्थ में समझाएं। मैंने क्लासेस 2018 में ली थी कॉस्टिंग की, एंड देन उस टाइम सिलेबस वाज नॉट चेंज नहीं हुआ था इस टाइम। सो उस टाइम जब क्लासेस की तब देन इट वाज फाइन दैट न्यू सिलेबस है। एंड देन 2019 दिसंबर में व्हेन माय स्टडी लीव स्टार्टेड, सो उस टाइम तक एवरीबडी एक टाइम के नवंबर 19 के पेपर्स हो गए थे। सो आई सॉ दोज पेपर्स एंड आई रियलाइज दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग फ्रॉम अस हैज़ चेंज्ड. So I realized this, and so this was the first step that I realized that the syllabus has changed and I need to work upon this. So I started reading. I started watching videos on YouTube that how to prepare now for the new costing syllabus. एंड देन मैंने DJB बुक सर की ली थी, एंड देन उससे मैंने देखा कि दैट कि सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज़ न्यू.
सो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि दैट उस पर वर्क करना है. सो हाउ आई स्टार्टेड इनिशियली वाज कि एक फर्स्ट रीडिंग में जब किया तो धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चंस के साथ उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना लेने चाहिए. अदरवाइज दिस इज़ सच अ लॉन्ग आंसर दैट आई वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन माई एग्जामिनेशन. So small points I used to make. For example, this paragraph is asking you something, so I used to note down this in my own words or something like this. So ऐसे ही करके I did everything with almost every questions. So at the end of the day what I realized was कि मुझे questions, मुझे ये भी समझना है कि questions क्या पूछ रहा है and उसको क्या उसमें मुझे लिखना क्या है, what type of questions, what type of answers I should write. सो ये चीज़ एग्जाम्स में बहुत हेल्प किया. वेन एवर यू सी अ न्यू क्वेश्चन और RTP MTP वी पिकअप एंड वी सी न्यू क्वेश्चन, सो वी शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ इट दैट ओके दिस इज़ न्यू एंड वी डोंट नो द न्यू कॉन्सेप्ट, बिकॉज these are the general business concepts and we need to apply our mind and whatever knowledge we have to solve those. सो उसमें भी वही सेम अप्रोच करके कि नॉट टू गेट स्केयर्ड बट रैदर टू टेक इट एज अ चैलेंज एंड सी हाउ वेल आई एम परफॉर्मिंग इफ इन दोज न्यू क्वेश्चंस. So if there is a new question, if an RTP is coming and kuch new questions is, I used to see this, okay, let's not see the answer and I should try to solve it on my own first, and then I should see my answers, so to check that are my points matching with the suggested answers or not. So this was my initial approach, and that's how I completed studying my course paper. And then at last I watched SCM Savior revision videos. So because I felt that my theory was a little weak, so I watched that, and in that 1.5 day I have read the summary book, because ICI might have realized that I couldn't complete it in 1.5 day. So I read the summary book along with those questions and my own notes and summary. So the crux here is that if you prepare summary points of all the answers and if you try to memorize those points, your knowledge bank will increase, and that will not only just help you to write the similar questions answers but also give you ability to write new questions. So this was the crux of what Nikita wanted to say. So ये तो कॉस्ट सब्जेक्ट को लेकर हमने बात किया. वैसे निकिता का स्कोर 88 आया है IDT में, which is again a marvelous score. So can you just put some more lights on how to score in this kind of theory subjects like SCM? Also I saw your score 77 it was, so which was very overwhelming because most of the students are unable to score this huge marks. But point is, now the challenge is how to remember all these stuffs. I'm listening to some students that कि theory में उनको दिक्कत होता है, मतलब how to cope up with that? Can you give some suggestion there? So in January 21 SCM paper, so we noticed कि बहुत सारे questions new थे. So initially I panicked at that time that all the questions are new and how should I deal with this paper. But in those 5 minutes I just realized one thing, that okay, if I at least know something, I should go start with this. So this is how I tackle that paper. That first I find out those questions which I know, or at least I can reproduce them. I can write those answers really well. So this is how I started with that paper. And when I started, I think I completed 2-3 questions, and then I realized that okay, I have done most part of my paper really well, and I could complete those questions which were new with confidence. And this strategy really helped me in SCMP paper, and this is the kind of strategy I followed in other paper as well. So for let's say in the IDT paper, I used to see what are the kind of questions they have asked, and I used to note down that in my small somewhere, that this is the, because when we read for the first time, we analyze our mind, but we don't write what should be the answer. If there is a small questions, we can write the answers to them in a small paper or something, the question paper or something. So that really helps when you have to write the answers.
and my approach with the theory subjects was used to so I used to read the bare act provisions, whatever they are there, and then I used to make sure that I remember those points in a summary something. I made sure that whatever I've read at the end of the day, I remember at least 70-80% of it, so that in my next revision I know what to do and what not to do. And in IDT paper, we have to do a lot of writing practice with the provisions. This is something I noticed that I have been lacking since because after IPCC we do not have any given a written examination, so that habit is lost. So this is the thing we need to focus on it, that how to present the answers and how to write in the examinations. So my question to you is, Nikita, like today also some students were asking, sir समझ में सब आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता, तो कोई याद करने का कोई तरीका आपका है जो मे बी दूसरों को हेल्प करे? कैसे याद रखा जाए? समझ में तो आ गया, बेयर एक्ट भी पढ़ लिया या फिर किसी सर के नोट से पढ़ लिया, बट एट द एंड वो 70-80% पोर्शन याद कैसे रखा जाए? आपके साथ आप क्या करते थे? So I can say we can divide it into 2 to 3 parts. So first part, we can see in some theory there will be some conceptual theory part. So those what we can do, what I did was, so first I used to read, and then I used to make a very small something that I used to say, okay, whether I know this or not. I used to memorize it in my mind to ensure that it is there. But we all face this problem that याद नहीं आ रहा है. बट एक बार एक कॉन्फिडेंस जब होता है तो वो एग्ज़ाम में थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है. एंड देन अदर थिंग वुड बी टू डू कंटिन्यूस रिविजन्स. सो ये कंटिन्यूस रिविजन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, एंड इट रियली हेल्प्स. कॉन्फिडेंस जब एग्ज़ाम पेपर में वो अपने आप वो रिप्रोड्यूस हो जाता है दैट टाइम. So this was my actual strategy. And there was a second part that I wanted to say, that there will be some provisions which will be really mechanical kind of, for example the rates and some penalty portions. So what I used to make some small at the back of my copy, I used to make a sheet where I used to write some these kind of provisions which are really small but very important if it comes in exam, because these are either you know or don't know. So if you know, you can fetch the marks, and if you don't know, it's you are lost it. So it's just a fact of that you remember it and do this thing. So I had made a sheet where I used to write down all whatever mistakes I used to do in a sum. If I used to forget something, for example, I have not written this particular provision, I am always forgetting this, what will be the treatment of this? So I used to mention this at the back of my copy. So after at the end of my exam, I used to I had a sufficient 1-2 pages or something. I used to go through it to make sure that I don't commit these mistakes in my exam. So this was the thing with the theory papers which I followed. Great. So to sum up, it was like continuous revision, and secondly it was making those short points and segregating your theory into one conceptual part, another conceptual part. Usually we don't need to mug up, because वो समझने से भी याद हो जाता है. बट कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो मैकेनिकल होते हैं, जिसको याद ही करना पड़ता है, जैसे कि पेनल्टी प्रोविजंस हो गए, जिसमें आपको आता है या नहीं आता है वही चीज़ होता है, उसमें आप अपने मन से वैल्यूज़ नहीं डाल सकते. तो उसका जो साइड में आप अलग से नोट्स बनाते हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है. एक बार बोलते हैं ना, लिखने से भी याद होता है. याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे एक तरीका होता है कि जैसे कोई थ्योरी का पॉइंट्स का लिस्ट बनाया, फिर उसके अल्फ़ाबेट्स को लेकर कुछ कोड वर्ड निमोनिक्स बना लिया. कुछ याद करने का तरीका होता है कि आप उसको लेकर फिर अपना कोई समरी और एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर वो शॉर्ट नोट्स को बार बार घुमाया. तो दिस आर द वेज ऑफ रिमेंबरिंग. एंड रिमेंबर करने के लिए देखिए, एक चीज़ को खाली एक बार करने से याद नहीं होता, उसको मल्टीपल टाइम करना पड़ता है. तो वो जितना आपका रिपीटिशंस होगा वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा. निकिता, एक क्वेश्चन है मेरा ये पर्सनल. जैसे नॉर्मली जब स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप सर्च करते हैं इंटर के बाद, तो वो बिग फोर तो जाना ही चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ये कंसर्न रहता है कि बिग फोर में मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है.
बट आपके केस में तो एकदम ही अलग है। तो मैंने ये हमेशा देखा है कि बिग फोर में जनरली जो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, उनका वो 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में निकल जाते हैं। तो 10 में से 8 जो बच्चे एक बार में निकल जाते हैं, क्या मैं थोड़ा जान सकता हूँ कि इनसाइड बिग फोर माइंड में क्या चल रहा होता है? ये शायद हमारे उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो नया नया बिग फोर में जा रहे हैं। उनके मन में सवाल होता है बहुत बार कि क्या मैं पढ़ाई के साथ कोप अप कर पाऊँगा। तो व्हाट शुड बी द एटीट्यूड वाइल डूइंग आर्टिकलशिप ओवर देयर फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स? हालांकि रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, बट वो क्या रहता है माइंड में, क्या रहता है? मतलब दूसरों को चिंता रहती है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है, बट आप लोग के माइंड में उस समय क्या चल रहा होता है? सो जब दिस इज़ अ थिंग दैट लोगों को लगता है कि बिग फोर में टाइम नहीं मिलता है, सो आई वुड हाईलाइट दिस दैट कि काम सब जगह होता है। मिड साइज़ फर्म हो वहाँ भी आप जब आपका वर्क प्रेशर होगा देयर यू वोंट गेट टाइम टू स्टडी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉमन एवरीवेयर। बट हाँ, बिग फोर में होता होगा कुछ कभी कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, but at the end of the day this is the age to learn, so we should not be afraid of putting our hard work into this. So वही एक चीज़ माइंड में रहता था कि दैट ऑलवेज दैट ओके आई हैव डन दिस सो मच टू रीच हियर, एंड फिर मैं पीछे नहीं हट सकती। आई हैव टू पुट माई बेस्ट, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक अ प्लान दैट ओके फाइन, दिस इज़ द बिजी सीजन, दिस इज़ द लीन पीरियड, यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस ले सकती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ प्रॉपरली, दैट आई कैन गिव माई टाइम टू माई स्टडीज़ एज वेल। और बिग फोर में जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे लोगों का ज़्यादा क्लियर होता है दैट मोर समथिंग 8 काइंड ऑफ 10। सो ये एक हमेशा माइंड में रहता है कि ओके यू आर फ्रॉम अ बिग फोर, सो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, दिस विल बी गुड दैट योर फर्स्ट अटैम्प्ट CA। सो वो तो हमेशा माइंड में रहता ही है सबके। आई थिंक दिस इज़ समथिंग सबके माइंड में ये चीज़ रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि दैट ये मेरी सिचुएशन है, आई यू शुड रियलाइज़ आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली अपना जो 3 ईयर का आर्टिकलशिप है एंड जो अपना जो भी कुछ है उसे अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू अचीव वॉट यू वॉन्ट। आपका जो भी गोल है अब वो अचीव कर पाओ, दैट आपको दिन में इतने घंटे काम करने हैं, इतने आवर्स अपनी स्टडी में देने हैं, एवरीथिंग शुड आपके अकॉर्डिंगली आप अपने उस हिसाब से उस प्लान के हिसाब से कर पा रहे हो। सो दिस वॉज माई इनिशियल अप्रोच। एंड क्लासेस में सबको यही रहता है कि बिग फोर में एक ही क्लासेस करने का टाइम नहीं मिलता है। सो दिस वॉज यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास आजकल नाउ दीज ये पेन ड्राइव क्लासेस इतनी हो गई, सो यू कैन ईजिली वॉच दैम एट होम एंड डू यू कंप्लीट योर क्लासेस एंड सिलेबस। सो दिस इज़ what I would like to say. यस, सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग बिफोर हैंड। लास्ट मोमेंट पे जाके सोचोगे तो नहीं होता है। बिफोर हैंड ही वो बच्चे जनरली जो बिग फोर में घुसते हैं ना, वो डे 1 से ही सोचने लग जाता है फाइनल की तैयारी भी साथ साथ कैसे करनी है। फिर बिजी सीज़न, लीन सीज़न समझ के उसके हिसाब से काम पे भी जोर डाल देते हैं और पढ़ाई पे भी जोर डाल देते हैं। अपना वो लीन टाइम को पूरा प्रॉपर यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। एंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिग फोर से है तो ही एक बार में पास करना ज़रूरी है। अगर इंसान ये ठान ले, आप जैसे स्टूडेंट ये ठान लेना कि बस मैं हूँ, मेरे को तो एक बार में पास करना ज़रूरी है, चाहे मैं जहाँ पे भी आर्टिकलशिप करूँ, चाहे जो भी हो, तो वो एक बार में इंसान पास हो सकता है। वो मन में ऑप्शन डाल देंगे कि ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर दे देंगे, तो वो फिर ऑप्शन माइंड अडॉप्ट कर लेता है, फिर वो दूसरा ट्रायल में कोशिश करता है। बट कोशिश यही करना चाहिए कि फ़र्स्ट ट्रायल में बेस्ट हो जाए। So overall, I enjoyed talking to Nikita, and we just talked in small bits and parts only. And before this session, we were talking in much detail. So निकिता का एक पर्सनल लिमिटेशन है जो मैं निकिता से बिना पूछे उसको बता रहा हूँ कि शी इज़ फियरिंग कि उसका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा नहीं है। बट टू टेल यू निकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू हुआ है, तो आपने इतना फ्लुएंटली जो बातचीत किया ना, आपने अच्छों को कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी दे दिया है। सो समटाइम्स ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम उतने परफेक्ट नहीं हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ, जब भी कहीं पे भी चल जाएंगे तो हम परफेक्ट नहीं हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए।
बट उसको नेगेटिव कॉन्फिडेंस नहीं बनाना चाहिए कि मेरे से होगा ही नहीं। आप ये हमेशा ही सोचो कि ठीक है, जितना आता है मैं उतना ही करूँगी, और वही आपका जो होगा ना, आपको पता चलेगा बाद में कि वो दूसरों से भी कितना गुना ऊंचा है। सो शी वॉज़ वेरी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ मी ऑल्सो, कि सर से कैसे बात करूँगी, क्या बात करूँगी, और फिर इंटरव्यू में क्या बोलूँगी नहीं बोलूँगी। तो वैसा कुछ नहीं है। एंड मोर ओवर हम सब वो ही है ना, अंधेर नगरी के चौपट राजा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब भी ऐसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं। तो वी आर नॉट ए वेरी पॉलिश्ड स्पीकर्स ऑल्सो। सो इट वॉज रियली सम मिस्ट्री काइंड ऑफ, राइट, कि 1 है, 2 है, 4 है, 3 कहाँ गया, गायब कहाँ गया, 3 गायब कहाँ गया, और पता चलता है कि वही 3 मैं हूँ। तो यार ये तो कैसे संभाला जाए। तो एंड एज यू नो, ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक्स को कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, अलग से स्पेशल कैंपस होता है या फिर स्पेशल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो वो सब जब नहीं होता है तो होता है ना कि कुछ पा के भी कुछ नहीं पा पाया, वंचित रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने कोप अप किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई होप कि आपको अपने नसीब की सारी खुशियाँ मिले और सारी बधाइयाँ मिले, आपको भी सब, और फ्यूचर में अप्रोच करें। हालांकि मैंने ऑफिशियली इस चीज़ को, आपका फ़ोन नंबर जैसे बाकी रैंक होल्डर्स का लिखा हुआ रहता है, वो आपका मैं नहीं पब्लिक कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम वी विल of course wish that you keep getting your deserved success ahead. And thank you for your time, Nikita. Thank you guys for listening to us. Yeah, thank you for listening to us, and best wishes for you for your future. Bye bye, take care.